ड्रामा की शुरुआत में तीन हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो आपस में ब्रदर्स होते हैं। इनमें से सबसे बड़े भाई का नाम लियो होता है, दूसरे का नाम लिन और तीसरे का नाम लू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों किसी जगह पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ काफ़ी सारे रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और उससे सोशल स्टेप प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने लगते हैं कि क्या आप लोग इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं और क्या आज इसकी कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम रैनन को देखते हैं जहाँ पर एक साइंटिस्ट उसे कह रहा होता है कि तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम सही नहीं हो। रैनन वहाँ उन्हें समझाने लगती है कि सिर्फ 3 दिन बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और मुझे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना ही है। उसके बाद वो उसे वार्निंग देता है कि तुम जानती हो ना, अगर तुम इस लीडिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनती हो तो तुम्हें इस क्यूब में 3 साल तक नींद में रहना होगा। इतने समय तक तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया से जैसे गायब ही हो जाएगी। ये सुनकर रैनन हाँ में सिर हिलाती है। क्या तुम्हारे मॉम डैड और बाकी लोगों ने इसके लिए हाँ कर दिया है? रैनन जवाब देती है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसके बाद वो उसे कुछ पेपर्स देता है और एग्रीमेंट जिस पर रैनन को साइन करना होगा और ठीक 3 दिन बाद उसकी टीम उसे लेने आ जाएगी। इसके बाद वो उसके नाम पर नजर डालता है और कहता है कि तुम तो मिस्टर लियो की बहन हो ना, क्योंकि तुम्हारा सरनेम बिल्कुल वही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। यहाँ लियो मीडिया को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा रहा होता है और उसे बताता है कि उनकी बहन का इस प्रोजेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो तीनों अपनी बहन पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ पर वो इंसान रैनन से कहता है कि अगर मिस्टर लियो को पता चल गया ना कि तुम खुद को इस प्रोजेक्ट में एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रही हो तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। रैनन जवाब देती है कि हाँ, कभी करते थे, लेकिन वो सारी बातें बीते वक्त की बातें हैं, अब सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब वो रैनन छोटी थी तो उस वक्त लियो, लिन और लू अपने मॉम डैड के साथ उसे गोद लेने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद हर दिन उसका परिवार खुशियों से भर जाता है, यहाँ तक कि रैनन का जन्मदिन भी वो सभी मिलकर खुशी से मनाते हैं। लेकिन ये खुशी तभी तक बनी रहती है जब तक कि उनकी असली बेटी वापस नहीं आई थी। जैसे ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी डेजी मिलती है, रैनन महसूस करती है कि हर कोई उसी को देखकर खुश हो रहा है, यहाँ तक कि उसके तीनों भाई भी डेजी से वही वादा करते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे उन्होंने कभी रैनन से भी किया था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस से आ जाता है जहाँ पर रैनन अपने मन में सोच रही होती है कि मैं तो सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी थी ना एक दिन मुझे इस प्यार की कीमत चुकानी ही पड़ती। फिर सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि डेजी और रैनन आमने सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर डेजी रैनन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तू एक धोखेबाज लड़की है, इस परिवार की सिर्फ एक असली बेटी मैं ही हूँ, तुझे तो कोई पहचानने वाला भी नहीं है। लेकिन रैनन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती है, उसे तो बस अपने मॉम डैड का प्यार चाहिए था और कुछ भी नहीं। जैसे ही उसे पता चलता है कि सभी लोग आ रहे हैं तो डेजी 20 सीढ़ियों से गिर जाती है। रैनन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी कोशिश में वो भी गिर जाती है। इसके बाद सभी लोग सिर्फ डेजी को ही लेकर उसकी फिक्र कर रहे होते हैं, कोई भी रैनन की तरफ ध्यान भी नहीं देता। उल्टा डेजी सबसे झूठ कहती है कि रैनन मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो उसका प्यार छिन जाएगा, इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। रैनन अपनी बातों को सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं था। उल्टा उसके तीनों भाई भी उसी पर गुस्सा हो रहे होते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि हमें तुम्हें कभी अपनाना ही नहीं चाहिए था, हमें क्या पता था कि तुम बड़ी होकर ऐसी बन जाओगी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो इंसान रैनन को एक बॉक्स थमाता है और कहता है कि इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर तुम 3 दिन के अंदर अपना फैसला बदलती हो तो हमें बता देना, लेकिन इसके बाद हमें प्रोसेस शुरू करने के बाद तुम पीछे नहीं हटोगी। रैनन अपने फैसले को लेकर पूरी तरीके से सहमत होती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाइयों को इस प्रोजेक्ट के लिए किसी की ज़रूरत थी और कोई भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस कैप्सूल के अंदर सोते हुए नहीं बिताना चाहता था। रैनन ये कदम सिर्फ इसीलिए उठाना चाहती थी ताकि वो कम से कम अपने भाइयों की मदद कर सके और फिर शांति से उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। इसके बाद सीन कट होता है और हम डेजी को देखते हैं जो अपने तीनों भाइयों के साथ होती है और वो सभी उसका खूब ख्याल रखते हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि उसका मिडल ब्रदर लिन वास्तव में देख नहीं सकता और वो ब्लाइंड होता है। इसी दौरान रैनन दूर से गुजर रही होती है और सोचती है कि शायद ये उसका अपने परिवार के साथ आखिरी 18वां जन्मदिन होगा। तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और उसी समय उसके भाइयों की कार भी वहीं से गुजर रही होती है और रैनन जमीन पर गिर जाती है।
लियो तुरंत ही कार रोकता है और वो लोग बाहर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी डेजी अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। उसके भाई डरने लगते हैं कि कहीं उसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया हो। जहाँ तक रही रैनन की बात, तो वो तो हमेशा ही अपना अटेंशन पाने के लिए ड्रामा करती रहती है और यहाँ पर लू से जवाब देता है कि लगता है तुम्हारा यहाँ नाटक खत्म नहीं हुआ है, और वो लोग रैनन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो बेचारी बेहोशी की हालत में वहीं गिरी पड़ी होती है। इसके बाद जैसे ही रैनन की आँख खुलती है, वो खुद को हॉस्पिटल रूम में पाती है। उसके सामने उसके तीनों भाई होते हैं जो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। मगर जैसे ही वो होश में आती है, उसे एहसास होता है कि ये सब तो सिर्फ एक सपना था। असल में उसकी आंटी उसके लिए कुछ पौष्टिक चीज़ लेकर आती है। आंटी उसे समझाती हुई कहती है कि तुमने अब तक अपने परिवार को ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पिछले 10 सालों से ल्यूकीमिया है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड शुगर बार बार गिरता रहता है और तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। रैनन धीरे से जवाब देती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, इस घर में मेरी परवाह करता ही कौन है। इसी बीच उसकी मॉम डैड कमरे में आ जाती है, जिससे रैनन बहुत ही खुश हो जाती है। मगर अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलती से गलत रूम में आ गए हैं। असल में वो डेजी से मिलने आए थे और उसे देखकर चले जाते हैं। ये देखकर रैनन का दिल ही टूट जाता है। फिर आंटी उसे पूछती है, क्या तुम सच में उस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर बनना चाहती हो? रैनन जवाब देती है कि हाँ, मुझे पता है कि ये जोखिम भरा है, लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उन्होंने 5 साल इस प्रोजेक्ट में लगाए हैं, उन्हें इसका रिजल्ट देखने का हक है। और वो आंटी से कहती है कि इस बात को सीक्रेट ही रहने देना। फिर वो नोटिस करती है कि डेजी एक लाइव वीडियो कर रही है, जिसमें वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देखो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हैं। उस वीडियो में आंटी भी डेजी को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। ये सब देखकर रैनन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डेजी से अटेंशन नहीं छीनना चाहती थी, लेकिन बस उसे भी थोड़ा सा प्यार की जरूरत थी। उसे याद आने लगता है अपने बचपन का वक्त, जब उसकी मॉम बड़े प्यार से उसे पौष्टिक खाना खिला रही होती है। और यहाँ पर फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर यहाँ वीडियो में सभी लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि डेजी कितनी लकी है, काश मैं भी इसी जगह होती, काश मैं भी उसकी एक्स्ट्रा बहन बन पाती। लेकिन उसके तीनों भाई कैमरा पर एक ही चीज़ कह रहे होते हैं कि हमारी बहन सिर्फ डेजी है और किसी को भी हम बहन नहीं मान सकते। फिर रैनन अपने पुराने टाइम को याद करने लगती है कि जब वो स्कूल में थी, तब वो तीनों भाई आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आज रैनन मेरे साथ चलेगी। रैनन मुस्कुराकर आती है और कहती है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, मैं तुम तीनों के साथ चलूंगी। फिर वो तीनों उसे लेकर खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकलते हैं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ रैनन मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं तो बस एक ऑप्शन थी, एक सब्स्टिट्यूट। इसी बीच लियो के पास उसके स्टाफ का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि हमें वॉलंटियर मिल चुका है। लियो को वो बताना चाह रहा था कि वो उसकी बहन है, मगर फिर उसे याद आता है कि नियम के मुताबिक किसी वॉलंटियर की निजी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता। लियो कहता है कि ठीक है, एग्रीमेंट्स के अनुसार उसकी फैमिली को जितने भी पैसे चाहिए सब दे देना, ध्यान रखना कि उन्हें किसी तरह की भी परेशानी ना हो। स्टाफ बताता है कि वो वॉलंटियर एक अनाथ है, तो लियो एकदम ठहर सा जाता है और उसे रैनन की याद आने लगती है कि रैनन भी तो इसी हॉस्पिटल में है, और वो कहता है कि मैं जाकर उसे देखता हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, डेजी तुम्हारी असली बहन है, उसी के साथ रहो। डेजी मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है, अब भी रह लूँगी। फिर वो तीनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रैनन अपनी आंटी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि जब मैं ऑर्फनेज में थी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी एक परिवार भी मिलेगा, लेकिन भगवान ने मुझे ये एहसास दिया और ऐसा सपना जिसमें मैं जी रही थी। मगर शायद वो सपना कुछ ही वक्त के लिए था, क्योंकि हर बार मेरे लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। मगर मुझे वापस से पास्ट में जाने को मौका मिले, तो शायद मैं इस परिवार को कभी नहीं चुनूंगी। ये शब्द सुन के उसके तीनों भाई भड़क जाते हैं और गुस्से में कमरे में आते हैं। वो रैनन से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और आज तुम कह रही हो कि तुम हमें चुनती भी नहीं, आखिर इसका क्या मतलब है? आंटी समझाने की कोशिश करती है कि उसके कहने का ये मतलब नहीं था, वो वॉलंटियर वाली सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन रैनन उन्हें रोक देती है। वो खुद ही माफ़ी मांग लेती है और मन में सोचती है कि अब क्या ही फ़ायदा होगा सफाई देने का, आखिर में वो तो मुझसे नफरत ही करने वाले हैं। तभी स्टाफ दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि हम लिन की ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें डोनर मिल चुका है और उनकी आंखें डोनेट करने वाले शख्स का सैंपल उससे मैच हो गया है। सब काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन लिन रैनन की तरफ मुड़कर कहता है कि एक बार मेरी आंखें वापस आ जाए ना, तो उसके बाद मेरी नज़रों के सामने भी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। रैनन अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है कि जब वो छोटी
छोटी थी और हमेशा लिन की मदद किया करती थी, तब लिन उसे अपनी आंखें और सहारा कहा करता था। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लियो उसे बताता है कि 3 दिन बाद एक इवेंट है। रेनन खुश हो जाती है कि शायद अब उन्हें उसका जन्मदिन याद है, मगर वो इवेंट असल में वॉलंटियर के लिए होता है। अब रेनन समझ जाती है कि उसका बर्थडे कोई भी याद नहीं रखता। घर लौटने के बाद आंटी भी उसके साथ होती है और वहाँ रेनन हील्स को नोटिस करती है। आंटी कहती है कि लगता है तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है। रेनन खुश हो जाती है, उसे बचपन की बात याद आती है जब उसे हील्स बहुत ही पसंद थी, पर बचपन में हील्स पहनने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उसके पैर बहुत ही नाजुक होते हैं। मगर तभी वो नोटिस करती है कि हील का जो साइज़ है वो उसका है ही नहीं। उसी वक्त डेज़ी भी आ जाती है और उसे हील छीन लेती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हील्स को गंदा करने की। फिर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। रेनन माफ़ी मांगती है कि मुझे लगा कि ये मेरे लिए है। लियो गुस्से में कहता है कि तुम क्या समझती हो घर की हर चीज़ पर तुम्हारा ही हक होगा। डेज़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन को पसंद है तो मैं दे देती हूँ, वैसे भी लग्जरी चीज़ों की मुझे आदत नहीं है। आंटी बोलती है कि नहीं बेटा, ये हील्स तुम्हारी है और तुम्हारे पास ही रहेंगी। लू बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा लालची हो चुकी हो और इतनी जेलस क्यों करती हो। अंकल भी यहाँ डांटते हुए कहते हैं कि चलो इसे साफ करो और माफ़ी भी मांगो। इतने में रेनन को फिर से एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो लोग लैंडर को स्काई में छोड़ रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें आसमान से चांद सितारे भी चाहिए होंगे ना तो मैं वो भी ला कर दूंगा, मगर रेनन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, अपनी फैमिली को हमेशा साथ देखना। फिर वापस से हम यहाँ प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उस हील्स को वो बेचारी अपने हाथों से क्लीन कर रही होती है और यहाँ पर डेजी तो बड़े मज़े ले रही होती है। तभी यहाँ पर उसके भाइयों को थोड़ा बुरा लगता है तो लियो उसे बस करने के लिए बोलता है। कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी ला दूंगा। यहाँ पर वो बेचारी अपने मन में सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं रहूँगी ही नहीं, तो फिर यहाँ पर वो उसे ना बोलने लग जाती है। लू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अकड़ू हो, यहाँ पर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और तुम घमंड में आकर और गुस्से में आकर तुम हमें ना बोल रही हो। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर वो बेचारी मन में सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, एक बार मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना फिर इनकी फैमिली नॉर्मली एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी, वो भी कंप्लीट फैमिली। फिर इसके बाद यहाँ पर वो अपने रूम में चली जाती है लेकिन नोटिस करती है कि यहाँ पर उसके रूम में उसका सामान सारा बॉक्स में पैक है। इतने में ही यहाँ पर उसके भाई और डेजी भी आ जाती है। डेजी कहती है कि माफ़ कर देना, वो क्या है ना मैं ऊपर वाले फ्लोर तक जा नहीं पाती हूँ, इस वजह से यहाँ पर अब से ये मेरा कमरा होता है। यहाँ पर रेनन बोलने लगती है क्या सचमुच ये कमरा तुम लोग डेजी को दे रहे हो। उसके भाई कहते हैं कि हाँ, डेजी की हालत ठीक नहीं है तो फिर उसे अगर ये कमरा पसंद है तो अच्छी बात है ना। ऐसे भी यहाँ की सारी लाइट से कितनी अच्छी आती है और नेचुरल लाइट भी बड़ी अच्छे से आती है जो कि डेजी के लिए बहुत ही अच्छी होगी। फिर बाद में यहाँ पर कहती है कि ठीक है लेकिन मैं कहाँ पर सोऊंगी। डेजी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखो मुझे माइफोफोबिया है, मुझे नहीं पसंद कि कोई यहाँ पर मेरी सारी चीज़ों को टच करे। और यहाँ पर उसके भाई उसे गेस्ट रूम में सोने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर रेनन सोचने लग जाती है कि अब देखना धीरे धीरे करके यहाँ पर मैं तुम्हें घर से भी निकाल दूंगी। दूसरी यहाँ पर रेनन मन में कह रही होती है कि मैं यहाँ पर झगड़ नहीं सकती क्योंकि इस घर की मैं अडॉप्टेड बेटी हूँ ना कि रियल बेटी। तो फिर यहाँ पर वो उस बॉक्स को उठाकर जाने लगती है लेकिन वो उस बॉक्स को उठा नहीं पा रही होती और कोई भी उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा होता। इतने में यहाँ पर आंटी आकर बोलने लग जाती है कि यहाँ पर मैडम स्टाफ रूम में कैसे रह सकती है क्योंकि वो पूरा का पूरा जंग से भरा हुआ है और यहाँ पर कॉकरोच भी है। तो लू कहता है कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम तुम्हारा है, तुम कर लो। जिसके बाद यहाँ पर वो स्टाफ उसकी हेल्प करती है और वो लोग यहाँ पर स्टोर रूम में चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो स्टाफ रूम में आती है उसे यहाँ पर वो दिन याद आने लगता है जहाँ पर जब वो छोटी सी थी और इस घर में नई नई आई थी और यहाँ पर उन तीनों ने मिलकर इस घर को डिज़ाइन किया हुआ था और स्पेशली यहाँ पर सोच समझकर ये रूम उसके लिए चूज़ किया गया था ताकि यहाँ पर रेनन को किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो। वो लोग उसे यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम्हें डिज़ाइन ना पसंद आए तो तुम हमें कह सकती हो, हम इसे चेंज करवा देंगे। बट यहाँ पर रेनन उन्हें मना कर देती है, ये कहती है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने सारे सामान को हटाने लग जाती है और उसे अपनी कैट के बारे में याद आता है तो वो तुरंत ही उसके बारे में पूछने के लिए चली जाती है। डेजी को हम यहाँ पर देखते हैं जिसके हाथ में यहाँ पर स्केचेस लगे हुए थे और यहाँ पर उसके भाई उसकी पट्टी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर हमें पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद डेजी कहती है कि मुझे अपने भाइयों को तंग नहीं करना था। इतने में यहाँ पर रेनन आकर अपनी कैट के बारे में पूछने लग जाती है
तभी यहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि देखो तुम्हारी कैट ने डेजी के साथ क्या कर दिया है, एक बार उसे मिल जाने दो, मैं फिर देखना क्या करता हूँ। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें भी पता है कि हमारी कैट कितनी ज़्यादा शांत है, वो तब तक डेजी को कुछ नहीं करेगी जब तक कि यहाँ पर उसे खतरा ना महसूस हो। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उसे यहाँ पर डेजी से खतरा होगा, तुम कुछ भी कह रही हो, और यहाँ पर ऐसी कैट को हम घर पर रखना ही नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर बेचारी मन में सोच रही होती है कि वो कैट को उन्होंने ही घर पर लाया था और अब वही लोग यहाँ पर उस कैट को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी और उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है और यहाँ पर लिन बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो फिर लियो यहाँ से चला जाता है। फिर सामने यहाँ पर वो उसे बाहर गार्डन में ढूंढने लग जाती है और यहाँ पर उसे कहीं पर खून नजर आता है जो कि डस्टबिन के पास होता है। जैसे ही वो डस्टबिन में देखती है वहाँ पर उसे वही कैट मरी पड़ी मिलती है। इतने में ही यहाँ पर डेजी अपने भाइयों के साथ आती है और रैनन को धीरे से बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। रैनन को यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो फिर लू आ जाता है और रैनन को मार देता है और कहता है कि तुम डेजी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, तुम खुद यहाँ पर अपने कैट का ध्यान नहीं रख पाए और हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर इतना ही कैट से प्यार है ना तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो बेचारी रो रही होती है और अपनी पास्ट की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर लू ही था जिसने उसे ये कैट दी थी और यहाँ पर रैनन उस कैट का बड़े अच्छे से ध्यान रखा करती थी। जिसके बाद यहाँ पर वो बेचारी उस अंधेरी रात में जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था वो अपनी कैट को अलविदा कह रही होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। ऊपर से यहाँ पर लियो और लू इस चीज़ को देख रहे थे। लियो यहाँ पर लू से कहने लग जाता है कि तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लू कहता है कि मैं क्या करूँ, वो यहाँ पर डेजी को हार्म करने की कोशिश कर रही थी और बेचारी रैनन यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। इतने में ही यहाँ पर लिन उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है जहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर रैनन को होश आता है जहाँ पर वो पूरे एक दिन कोमा में थी और यहाँ पर तीनों के तीनों भाई उसके साथ होते हैं। उसे लग रहा होता है कि शायद वो वापस से सपना देख रही है, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत होता है जहाँ पर वो तीनों के तीनों उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर लू उसके लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आया होता है। रैनन कह रही होती है कि तुम्हें याद है कि आज का दिन क्या है, तो वो कहता है कि हाँ, आज हमारी कंपनी में सेलिब्रेशन होने वाला है हमारे इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। जहाँ पर रैनन सोच रही होती है कि यहाँ पर उन्हें याद नहीं है तो फिर मैं उन्हें याद भी नहीं दिलाना चाहती हूँ। इतने में ही यहाँ पर स्टाफ भागते हुए आती है और यहाँ पर लियो ब्लू कलर की बॉक्स को ओपन करने वाला था, बट जैसे ही स्टाफ बताती है कि मैडम को हार्ट अटैक आ रहा है तो वो तीनों की तीनों हैरान हो जाते हैं। रैनन कहती है कि तुम लोग वहाँ जा सकते हो। लू कहता है कि हाँ, तुम ब्यूटीफुल सी ड्रेसअप कर लेना, और रही बात कैट की तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस से सेम दिखने वाली कैट यहाँ तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर रैनन मन में सोच रही होती है कि आज ही उसका बर्थडे है और आज ही यहाँ पर इस घर को वो छोड़कर जाने वाली है। फिर इसके बाद यहाँ पर शाम को इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर लियो स्टेज पर जाता है और सभी को यहाँ पर उस इंसान के बारे में बताने लग जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। हालांकि यहाँ पर उसकी जो आइडेंटिटी है उसे सीक्रेटली रखा जाता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ताकि लोग जाकर उसे परेशान ना करने लगे। फिर इसके बाद यहाँ पर वो इस प्रोजेक्ट को एक नाम देता है जो कि यहाँ पर डेजी के नाम पर होता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद भी यहाँ पर डेजी अपने फ्रेंड्स के साथ में होती है। इसकी फ्रेंड यहाँ पर उससे कह रही होती है कि तुम्हारा सेकंड वाला भाई सचमुच अंधा है, दिखने में तो वो नॉर्मल पर्सन दिख रहा है। तो यहाँ पर डेजी कहती है कि मैं तुम्हें एक डेमो देती हूँ और यहाँ पर वो लिन को बुलाने लग जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मीट क्रिएट करके रखा है। लिन यहाँ पर आ रहा होता है जहाँ पर वो लोग साइड हट जाते हैं और इसी बीच यहाँ पर उसकी टकरार किसी चीज़ से हो रही थी। तो फिर यहाँ पर उसका फेस जो है वो ग्रिल पर जाने वाला था और रैनन जैसे ही इसे देखती है वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर वो डेजी उसके पैर में अपना पैर बीच में डाल देती है जिस वजह से वो भी गिर जाती है और लिन भी गिर जाता है। और यहाँ पर फिर वो नाटक करते हुए लिन के पास जाती है और उसकी फिक्र करते हुए। तो फिर डेजी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर लिन को धक्का कैसे मार सकती हो, वो भी तो तुम्हारा सेकंड ब्रदर है ना। तो फिर वो कहने लग जाती है कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा और वो लिन को बता रही होती है कि वो यहाँ पर ग्रिल से टकराने वाला था। डेजी कहती है कि झूठ मत बोलो, हम सब देख रहे हैं, और उसके फ्रेंड भी यहाँ पर डेजी का ही साइड लेते हैं। लिन कहता है कि हाँ रैनन, अगर यहाँ पर सामने ग्रिल होता तो डेजी मुझे कब का बचा लेती,
तुमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और प्लीज़ अभी झगड़ो मत, मुझे यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं चाहिए इस इवेंट में। फिर बाद में यहाँ पर रैनन सोच रही होती है कि उसे तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पास्ट का एक झलक दिखाया जाता है जहाँ पर कारपेट से उसका पैर टकरा जाता है और उसका सर यहाँ पर कॉफ़ी टेबल से टकराने वाला होता है, जहाँ पर रैनन उसे बचा लेती है और कहती है कि आगे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखेगी, भले ही उसे क्यों ना चोट लग जाए। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसका ब्लड लेवल शुगर बहुत ही कम होने लग जाता है और उसे चक्कर आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे धकेल रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हें इस फैमिली से निकाल दूंगी और वो खुद ब खुद यहाँ गिर जाती है। जिसके बाद रैनन अपने बैग से मेडिसिन को निकालना चाहती थी बट यहाँ उसकी मॉम ही आकर उसे धकेल देती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेज़ी को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करने की। इतने में ही यहाँ पर लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रैनन उसे समझा रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेडिसिन लेने दो बट लू कहता है कि अब बंद भी करो अपना नाटक और यहाँ पर तुम कब तक ऐसे करती रहोगी। दूसरी ओर यहाँ पर लिन बोलने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रैनन को ज़रूर कोई प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पर रैनन तुरंत ही उस मेडिसिन को निकाल कर ले लेती है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज़ की है। उसके तीनों भाई यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर रैनन समझ जाती है कि इनसे कोई भी बात करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये लोग उसका साथ देने वाले ही नहीं है। इतने में यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर इतनी फ्रीडम देकर इतनी छूट देकर तुम्हें बिगाड़ कर रखा है और तुरंत ही यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जान लेने की, वो तुम्हारी बहन जैसी है। यहाँ पर आंटी भी उस पर चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर आंटी भी उस पर चिल्लाने लग जाती है कि मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। साथ ही साथ लू भी बोलने लग जाता है कि काश हमने उस दिन तुम्हें ऑर्फनेज से लाया ही नहीं होता तो फिर आज हमारी फैमिली को ऐसा दिन देखना ही नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि रहने दो, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है दीवारों से बात करके क्योंकि उसकी कोई बात सुनने के लिए या समझने के लिए रेडी ही नहीं होता। लियो यहाँ पर रैनन को बोलने लग जाता है कि हमने तुम्हें इतने सालों से हमारे घर पर रखा, वो सारी चीज़ें दी जो तुम्हें चाहिए थी, तो फिर अब तुम हमारी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और यहाँ पर अंकल भी कहते हैं कि अब बस भी करो, इसे समझाकर कोई मतलब नहीं है और मैं इसका और हमारी फैमिली का रिश्ता आज ही ख़त्म करता हूँ। लेकिन यहाँ पर लिन बोलने लग जाते हैं कि डैड वो भी तो हमारी बहन है ना, हम यहाँ पर उसे माफ़ी मंगवा सकते हैं और बात को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। डेज़ी यहाँ पर भोले बनने का नाटक करने लग जाती है लेकिन यहाँ पर रैनन बोल देती है कि नहीं, डैड यहाँ पर सही बोल रहे हैं और मन में यही सोच रही होती है कि भले ही यहाँ पर वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यहाँ पर उसकी फैमिली उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लियो यहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में इस चीज़ की वजह से हमारी फैमिली को छोड़ना चाहती हो। तो लू कहता है कि ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, और अगर तुम सच में छोड़ना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर रैनन कहती है कि ठीक है। बाद में यहाँ पर वो एज अ रिस्पेक्ट सभी को बो डाउन करती है और उसका ख्याल रखने के लिए और इतने समय से उसका साथ देने के लिए सबको थैंक यू कहती है और उसके बाद यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी उसके बर्थडे का याद नहीं होता और यहाँ पर सभी लोग उसे ही दोषी ठहराए जा रहे थे। इतने में ही यहाँ पर लिन बाकियों से कह रहा होता है कि क्या हम उसके पीछे नहीं जाने वाले। डेज़ी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ लियो बोलने लग जाता है कि जाने भी दो उसे, यहाँ पर अपने आप वो वापस आ जाएगी क्योंकि उसके पास हमारे अलावा कोई है भी तो नहीं। तभी लू कह रहा होता है कि हमें उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर उसे कुछ तो सबक मिले और आखिरकार उसे कुछ समझ तो आए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डैड से पूछने लग जाते हैं कि आप सीरियस तो नहीं थे ना उसके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो सब तो मैंने सिर्फ गुस्से में कह दिया था, आखिर हम उसके साथ रिश्ता क्यों तोड़ेंगे। इतने में ही यहाँ पर फोटोग्राफर आ जाती है उनकी एक फैमिली फ़ोटो निकालने के लिए और दूसरी ओर यहाँ पर रैनन घर आ जाती है और यहाँ पर वो काफ़ी उदास होती है। इतने में ही आंटी बोलने लग जाती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, देखो आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सीवी नूडल्स बनाए हैं। सीवी नूडल्स यहाँ पर इस कंट्री में ऐसा ट्रेडिशनल खाया जाता है जब भी किसी का बर्थडे होता है। रैनन यहाँ पर खाने लग जाती है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी को थैंक यू बोल रही होती है उसका इतने टाइम तक ध्यान रखने के लिए और उस वक्त भी ध्यान रखने के लिए जब उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसका साथ छोड़ दिया था। और यहाँ पर वो उसे लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पर वो उन्हें अपने सारे कार्ड्स देकर और सारे पिन्स बताने लग जाती है। आंटी यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। रैनन यहाँ उन्हें बोलने लग जाती है कि देखिए ये सारे के सारी मेरी सेविंग्स है और मेरे जाने के बाद इसका कुछ इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसे आप रखिए और किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिएगा। बाद में फिर यहाँ पर आंटी रोते रोते उसे हक करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन एक रूम के अंदर चली जाती है। फिर बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन में यहाँ उनकी सीक्रेट अड्डा हुआ करता था। रैनन यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि ये हमारा सीक्रेट बॉक्स रहेगा, जिसमें हम हमारी मेमोरीज, हमारी स्टोरीज और हमारे दिल की बातें लिखेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो प्रेजेंट में आ जाते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि रैनन उसमें से एक स्लिप को निकालती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ भी हो जाए और यहाँ पर मैं रैनन का साथ हमेशा दूंगा, उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और ये चीज़ लियो ने लिखा हुआ था, लेकिन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो ने उसका साइड बिल्कुल भी नहीं लिया था और ना ही उसे सपोर्ट किया था। फिर बाद में यहाँ पर दूसरी स्लिप को वो देख रही होती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि रैनन थैंक यू मेरी आंखों का सहारा बनने के लिए। जब से तुम यहाँ पर आई हो मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाई देने लग गया है। लेकिन यहाँ पर वही वो लिन की हॉस्पिटल वाली बात को याद करने लगती है, जब लिन ने यहाँ पर उससे कहा था कि मेरी आंखों के सामने से चली जाना और वापस कभी मत आना। फिर बाद में यहाँ पर वो लू की नोट्स को पढ़ रही होती है, जहाँ पर लू ने लिखा हुआ था कि मैं अपनी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और उसे जो चाहिए वो दिला कर रहूँगा। और यहाँ पर वो सैंडल वाली बात को याद करने लगती है। लू ने यहाँ पर उसे लालची इंसान बुलाया था और यहाँ पर रैनन समझ जाती है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर मुझे अच्छे से इस फैमिली से अलविदा ले लेना चाहिए और एज अ रिस्पेक्ट मुझे उनके लिए कुछ तो करना ही होगा, जो कि यहाँ पर वो एक वॉलंटियर बनकर उनकी सारी चीज़ें करने जा रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपना ब्लू वाला बॉक्स उस बॉक्स के ऊपर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हमें उस इवेंट वाले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो कहता है कि हाँ लेकिन एक मिनट, हमारी बहन अभी तक आई नहीं है, तो उसके आने के बाद हम यहाँ पर फैमिली फ़ोटो ले सकते हैं। तो डेज़ी कहती है कि बहन मैं तो यही खड़ी हूँ, तुम किस बहन की बात कर रहे हो। और यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर रैनन की बातें कर रहे हैं, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। डेज़ी कहती है कि मैं यहाँ पर फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी हूँ, तो फैमिली तो यहीं कंप्लीट हो जाती है ना। तो यहाँ पर लू और लियो उसे बोलने से मना करते हैं, कहते हैं कि रैनन हमारे साथ बचपन से रही है और वो भी हमारी बहन है और हमारी फैमिली का हिस्सा है और उसके बिना हमारी ये फैमिली इनकम्प्लीट है। आंटी यहाँ पर उन सभी को रोकने लग जाती है, ये बोलते हुए कि मैंने उस बच्ची को अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा होते हुए देखा है। लिन भी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मुझे अच्छे से याद है बचपन में यहाँ पर रैनन कितना फोर्स किया करती थी हम सभी को फैमिली फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं होता था। पर फाइनली आज वो मौका आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर लिन उनसे आज की तारीख पूछने लगता है, तो यहाँ पर डेज़ी उन्हें आज की तारीख बताने लग जाती है, जो कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है। और यहाँ पर लिन को याद आता है कि हम सब आज का दिन कैसे भूल सकते हैं, आज तो रैनन का बर्थडे है और हमने उसे कितना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सभी के सभी लोग डेज़ी को अकेला छोड़ देते हैं, जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड बोलने लग जाती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो लोग हमेशा रैनन के पास ही जाने वाले हैं। डेज़ी कहती है कि ऐसा नहीं होगा, देख लेना मैं उसे सचमुच एक दिन घर से निकाल कर रहूँगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि भूलो मत, गलती से भी यहाँ पर अगर किसी को पता चल गया कि रैनन उनकी बायोलॉजिकल बेटी है तो फिर यहाँ पर तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो। तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, डीएनए रिजल्ट को मैंने ऑलरेडी स्वाइप करके रख दिया है, जहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर बाद में यहाँ पर कार में वो सभी लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर आंटी टेंशन में होती है कि कहीं वो सचमुच घर से तो नहीं चली गई होगी। इतने में ही यहाँ पर उनके बाजू में से एक कार गुजरती है और उसी कार में यहाँ पर रैनन बैठी हुई थी, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वाले लैब से लोग उसे लेने के लिए आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग जल्दी से घर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि उसने ब्लैक सीड का नूडल खाया था और जल्दी से वो लोग उसके बेडरूम में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर लेबोरेटरी पहुँच जाती है और यहाँ पर उसकी आंखों पर वाइट कलर की पट्टी बंधी हुई थी और उसे कैप्सूल के अंदर डाला जा रहा था, जहाँ पर रैनन को उसने बचपन की मेमोरी याद आ रही थी, जहाँ यहाँ पर उनके तीनों भाई उसे लेने के लिए आए थे, ये कहते हुए कि अब से तुम भी हमारी फैमिली हो। लेकिन उसे इवेंट वाला टाइम भी याद आता है, जहाँ पर उसके खुद के डैड ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, साथ ही साथ सभी भाइयों ने भी। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो लोग उसे कैप्सूल के अंदर डाल रहे होते हैं और यहाँ पर रैनन अपने डिसीजन से बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती है, क्योंकि जाते जाते एटलीस्ट यहाँ पर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करते जा रही थी। भले ही यहाँ पर डेज़ी के आने के बाद उन्होंने उसे कितना ही ज़्यादा बुरा ट्रीट
कोशिश क्यों ना किया हो, लेकिन डेज़ी के आने से पहले वो लोग उसे बड़े ही प्यार से रखा करते थे। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे ढूंढते हुए उसके बेडरूम में चले जाते हैं, यानी कि स्टोर रूम में। यहाँ पर वो बहुत ही अंधेरा था, तो फिर यहाँ पर वो लोग स्टाफ को बुलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आंटी यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, आपको पता है ना रेनन को यहाँ अंधेरे से कितना डर लगता है। आंटी यहाँ पर सोच रही थी कि अब जाकर यहाँ उन्हें रेनन की इतनी फिक्र हो रही है, पर इसके बाद हमें यहाँ पर बचपन का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेनन को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन पूरी रात यहाँ पर उसके भाई हमेशा उसके साथ रहते थे और ये कहते हुए कि हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर अंकल आंटी को बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है। अंकल कहते हैं कि मैं तो बस उसे पनिश करना चाहता था, लेकिन मैं उस समय ऐसे कैसे भूल गया कि उसे अंधेरे से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। दूसरी ओर यहाँ पर लिन और लू भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं इवेंट में जो कुछ भी है उसे लेकर। वो लोग कहते हैं कि एक बार उसे आने दो, हम यहाँ पर उससे माफ़ी मांग लेंगे। इतने में ही लियो बता रहा होता है कि रेनन का फ़ोन रिचेबल नहीं है और यहाँ पर हमारे अलावा ना कोई इसका फ्रेंड है और ना ही कोई फैमिली। बाद में यहाँ पर वो लोग आंटी से पूछने लग जाते हैं कि रेनन तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताती है ना, तो प्लीज़ आप बताइए ना कि आखिर वो कहाँ चली गई होगी। यहाँ पर आंटी उसे बताने लग जाती है कि वो बस अपने बर्थडे को शांति से मनाना चाहती थी और यहाँ पर आप लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर वो आएगी उसके लिए हम एक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन रखेंगे। आंटी मन में बोल रही होती है कि इतने सालों से डेज़ी यहाँ पर आई हुई है, तब से उन्होंने रेनन को पूरा इग्नोर करके रखा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को एहसास हो रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, तभी यहाँ पर वो बिना गुड बाय बोले हम सबको छोड़कर चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगी। लिन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। आंटी बोलने लगती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारा कल आंखों का ऑपरेशन भी तो है। फिर बाद में यहाँ पर वो बोलती है कि कल आंखों के ऑपरेशन जैसे ही तुम्हारे होंगे तुम यहाँ पर रेनन को पहली बार देखोगी और यहाँ पर तुम उससे माफ़ी भी मांग लेना। लेनी यहाँ पर उन सभी को कह रहा होता है कि रेनन यहाँ पर बचपन में मुझसे कहा करती थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखें डोनेट कर दूंगी, लेकिन मैं हर बार यहाँ पर उसे मना कर दिया करता था। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों से पट्टी उतारी जाती है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ पर वो सभी को देख पा रहा था और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। साथ ही साथ उसकी मॉम भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते हैं कि हमें यहाँ पर उस डोनर को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने यहाँ पर अपनी आंखों को डोनेट किया है। फिर यहाँ पर लियो बताने लग जाता है कि मैंने उसका पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंसान अपने इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहता था। लिन कहता है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं यहाँ पर उस इंसान को एक लेटर तो लिख ही सकता हूँ कि यहाँ पर उसकी वजह से मुझे इस दुनिया को देखने का मौका मिला। इतने में ही यहाँ पर डेज़ी भागते हुए आ जाती है, लेकिन यहाँ पर लिन डेज़ी को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि यहाँ पर उसे रेनन की याद आ रही होती है। इतने में ही डॉक्टर यहाँ पर बताने लगती है कि आपकी बेटी रेनन नज़र नहीं आ रही है और उसने यहाँ पर बहुत टाइम पहले ही चेकअप करके डिक्लाइन किया है। सभी लोगों को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और डॉक्टर यहाँ पर उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या आप लोगों को पता नहीं है, हाइपोफेमिया की वजह से यहाँ पर उसका ब्लड लेवल शुगर हमेशा लो रहता है, साथ ही साथ वो बेहोश भी हो सकती है और यहाँ पर वो शॉक के मारे कोमा में भी जा सकती है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आंटी तो इतना ज़्यादा चौंक जाती है कि वो खुद ब खुद खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जहाँ पर उन्हें उन दिनों के बारे में याद आ रहा था जब यहाँ पर हॉस्पिटल में वो गई थी, लेकिन गलती से वो गलत रूम में घुस गई थी और यहाँ पर उन्होंने रेनन को एक बार भी अपने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछा है और वो वहाँ से चली गई थी। लू को भी यहाँ पर उस दिन के बारे में याद आ रहा था जिस दिन यहाँ पर रेनन रास्ते में गिरी हुई थी। उस समय यहाँ पर उन सभी को लग रहा था कि वो नाटक कर रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर उसे एक इवेंट वाला दिन याद आता है जहाँ पर लियो ने उसे नाटक करने से मना किया था और सभी लोगों को यही लग रहा था कि वो अभी अपनी बीमारी का नाटक कर रही है, जबकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लू यहाँ पर अपने आप को ही थप्पड़ मारने लग जाता है कि मैं भाई बनना ऐसा भी नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पर उसे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर वो किस चीज़ से गुजर रही है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी भी बोलने लग जाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ज़रूर उसने हमें ये सब नहीं बताया होगा क्योंकि उसे लग रहा होगा कि हम सब टेंशन में आ जाएंगे। इतने में यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि बार बार अपने ऊपर
ब्लेम डालना बंद करो, गलती यहाँ पर हमारी है, हमने उसे इग्नोर किया था। यहाँ पर डेज़ी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि सभी के सभी का अटेंशन उसके ऊपर नहीं बल्कि रैनन के ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि लिन, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल है। लिन कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे पूरे घर को देखना है, जहाँ पर मेरी बहन हर एक वक्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर घुमाया करती थी। बाद में यहाँ पर वो घर चला जाता है जहाँ पर उसे वो पल याद आ रहा था जब यहाँ पर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और रैनन उसकी मदद कर रही थी। फिर इसके बाद यहाँ पर उस कॉफ़ी टेबल को देखता है जब रैनन ने सारे के सारे कॉर्नर्स को सीज करके रख दिया था ताकि यहाँ पर उसका भाई उसके बिना टकरा भी जाए तो उसे चोट ना लगे। फिर उसे यहाँ पर उस पल के बारे में याद आ रहा था जहाँ पर रैनन ऑर्गेमी बना रही होती है और यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है ना, इसीलिए तुम टाइम पास कर रही हो। रैनन कहती है कि मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने कहा था कि अगर हम 999 ऑर्गेमी लगाते हैं और उन्हें बनाकर उनके ऊपर अपने नोट छोड़ देते हैं जो भी हमारी इच्छा है तो फिर हमारी विश पूरी हो जाती है। लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। रैनन कहती है कि ऐसे ही होता है और मैं यहाँ पर ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि यहाँ पर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी आ जाते हैं। लिन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि यहाँ पर नीचे हमारा सीक्रेट कैंपस हुआ करता था ना, मुझे वहाँ जाना है और बस सारी चीज़ें देखनी है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं यहाँ एक उन्हें छोटी सी लड़की नज़र आती है जो कि हर टाइम की तरह उनका इंतज़ार करती है और जो भी यहाँ पर आता वो उसे तुरंत ही हक कर लेती है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र एक रैबिट पर पड़ती है जो कि यहाँ पर लिन को उसी ने स्पेशली गिफ्ट के तौर पर दिया होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस बॉक्स को देखने लग जाते हैं जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने अपने अपने नोट्स लिखे हुए थे। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं तो इस जगह के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। फिर जैसे यहाँ पर वो लोग बॉक्स खोलते हैं वहाँ पर पिंक नोट्स होते हैं जो कि यहाँ पर रैनन ने लिखे हुए थे। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि भले ही यहाँ पर ये चीज़ के बारे में हम भूल गए थे लेकिन रैनन उस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूल पाई थी। और यहाँ पर वो लोग उस नोट्स को पढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर रैनन ने बचपन से लेकर अब तक की अपनी सारी मेमोरीज लिखी हुई थी क्योंकि किस तरीके से वो तीनों उसे लेने के लिए आए थे जहाँ पर उसने एक फैमिली का होप बिल्कुल भी नहीं था लेकिन उसे एक ड्रीम फैमिली मिली थी जहाँ पर हर दिन उसे अपने अपने जैसा लग रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने स्पेशली तीनों भाइयों के बारे में बताती है जो कि हमेशा उसे सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है। उसका यहाँ पर स्टेज पर फर्स्ट टाइम होता है वायलिन प्ले करने का, लेकिन यहाँ पर उसके भाई उसे ऐसा सपोर्ट करते हैं जैसे वो सालों से वायलिन प्ले करती आई हो। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर जब वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है तब यहाँ पर वो लोग उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखकर खुश हो रहा था तो लू से कहता है कि तुम्हारी बहन लेफ्ट साइड नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उस पल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर रैनन अपने हाथों से कपड़े सिला करती थी ताकि यहाँ उसके भाई उसे पहन पाए और उन्हें ठंड ना लगे। फिर हमें उस दिन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर रैनन अलग अलग रेसिपी देखा करती थी क्योंकि अक्सर यहाँ पर लियो और लू बीमार पड़ जाते थे और उसे पीकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। साथ ही साथ यहाँ पर लिन का टाइम भी बताया जाता है जहाँ पर वो ढंग से पानी तक नहीं पा पाता था लेकिन रैनन की मदद से यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर पाता था। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर उसकी नज़र एक ब्लू बॉक्स पर पड़ती है जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। इतने में ही यहाँ पर स्टाफ और डेज़ी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और यहाँ पर डेज़ी रैनन की चीज़ों को लेकर फेंकने जा रही थी जो कि यहाँ पर स्टाफ उसे मना कर रही होती है। लेकिन डेज़ी यहाँ पर बोल रही होती है कि ये सारी की सारी चीज़ें कचरा है और कचरे को हमें यहाँ घर में नहीं रखना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। आंटी यहाँ उससे बोलने लगती है कि प्लीज़ इन्हें कचरा मत बुलाओ, ये आखिरी चीज़ है कि यहाँ पर मैडम रैनन ने हमारे लिए छोड़ कर गई है। तो वो कहती है कि आखिरी चीज़ हो या पहली चीज़ हो और रैनन का यहाँ पर हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं है, भूलो मत, इस फैमिली की रियल बेटी मैं हूँ ना कि रैनन। और वो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को देखने लग जाती है जिनमें से उसके हाथ में एक जनरल आता है। यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि प्लीज़ उसे डिस्ट्रॉय मत करना, तो वो रैनन ने यहाँ अपने हाथों से बनाया है और अगर आपने ऐसा किया तो किसी भी मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी उसे जलाने लग जाती है। स्टाफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तीनों भाई यहाँ पर भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि डेज़ी ने यहाँ पर उस बुक को जला दिया है जहाँ पर उन्हें पास्ट की बातें याद आती है कि यहाँ पर रैनन ने फाइनल
फाइनली उस बुक के हर एक पेज को फिल कर दिया था, उसकी हर एक मेमोरी के साथ। लिन ने यहाँ पर उससे कहा था कि इसे संभाल कर रखना, जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊँगा और मेरे पास मेरी रोशनी वापस आ जाएगी, मैं सबसे पहले यहाँ पर इसी चीज़ को देखूंगा। लू यहाँ पर डेज़ी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को टच करने की और यहाँ पर इसे जलाने की। तुम्हें पता भी है उसने 12 सालों तक इस बुक पर कितनी मेहनत करके इसे बनाया था। डेज़ी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि जाने भी दो ना, ऐसे भी फेक पर्सन के साथ तो हमने अपना रिश्ता भी तोड़ दिया है। अगर तुम्हें ये बुक बनानी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस बुक को बना सकती हूँ। बट यहाँ पर लू उसे अपने आप से दूर करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा यहाँ पर रैनन की कोई भी चीज़ों को टच मत करना। जिसके बाद में डेज़ी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ को कैसे भी करके फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर रैनन वापस आई और उसने यहाँ पर इसे देखा तो उसे बहुत ही बुरा लग सकता है। आंटी यहाँ पर रोते रोते कह रही होती है कि वो वापस नहीं आने वाली। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो बोलने लग जाता है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर उसे ढूंढ कर निकालेंगे, ऐसे भी वो हमारी बहन है, वो हमसे कितने ही टाइम तक रूठ पाएगी और जब यहाँ पर वो वापस आएगी तो देख लेना हम उसे मना कर रहेंगे। फिर बाद में यहाँ पर लिन बोलने लग जाता है कि मुझे वो सारी फ़ोटो वापस चाहिए, मैं यहाँ पर रैनन के लिए वो सारी चीज़ें वापस से बनाना चाहता हूँ, वो सेम जैसा रैनन बनाया करती थी। लियो यहाँ पर कह रहा होता है कि हम उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचते हैं और हम यहाँ पर इसे 100-200 पेजेस वाले बुक को 1000 पेजेस का बना देंगे और इससे पहले कि वो यहाँ पर आए हम वो सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे। लू यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर उसे वो डॉग ऑर्डर करने का सोचा है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसकी कोई तस्वीर नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पर मुझे उसकी कोई फ़ोटो मिल जाएगी मैं यहाँ पर रैनन के लिए सेम दिखने वाला डॉग ला दूँगा। लियो कहता है कि वो सारी फ़ोटोज़ और मेमोरीज हमारे लैपटॉप में होगी और यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ पर सभी लोग उसके लैपटॉप को देखने चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग के पास सीसीटीवी का एक फ़ोटो आ जाता है, जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर डेज़ी रैनन को थप्पड़ मार रही है। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर हमें यहाँ पर सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन को उस इवेंट में जाने का बहुत ही मन था, बट यहाँ पर डेज़ी उससे बोल रही होती है कि अपनी औकात मत भूलो, तुम यहाँ पर इस घर की एडॉप्टेड बेटी हो, ना कि रियल बेटी, और मैं ही उनकी रियल बेटी हूँ। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता, तो बेटर होगा कि अगर तुम मेरे भाई के समय के साथ खिलवाड़ ना करो और हमारा दिन स्पॉइल ना करो। तो फिर बाद में यहाँ पर वो तीनों के तीनों भाई यहाँ आ जाते हैं। तो फिर बाद में यहाँ रैनन उनसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि तुम सब जा सकते हो, मुझे यहाँ पर जाने का मन नहीं है। और यहाँ पर लो बोलने लग जाता है कि तुम बहुत बड़ी मूड स्पॉइलर हो, तुम्हें जाना नहीं था तो फिर तुमने कहा ही क्यों, तुमने सचमुच यहाँ पर हमारा मूड बिगाड़ दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो तीनों उसी को लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर रैनन बहुत ही रो रही होती है। यहाँ पर लू बोलने लग जाता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि वो हमारे प्लान को कैंसिल करना चाहती है ताकि हमारा दिन खराब हो जाए, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि वो डेज़ी के बोलने पर ये सब कुछ कर रही है। हमने सचमुच उसे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है, हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए और सारी की सारी बातें करके उसे सॉल्व करना चाहिए। और इतने में ही यहाँ पर लियो की नज़र वापस से स्क्रीन पर जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेज़ी ने उस कैट को ज़ोर से उठाया था और पटक दिया था और अपने हाथों से खुद को स्क्रैच कर लिया था। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने उस दिन उसके साथ कितना मिसबिहेव किया था। लू को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मैं डेज़ी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो हमें यहाँ पर इतने टाइम से झूठ बोलती आई है। दूसरी ओर यहाँ पर डेज़ी को देखते हैं जो कि रैनन की उस ब्लैक कलर की ड्रेस को पहन रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तो रैनन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इतने में ही यहाँ पर उसके भाई आ जाते हैं, ये कहते हुए कि हमने तुमसे कहा था ना कि रैनन की चीज़ों को छूना मत। जिसके बाद यहाँ पर अंकल आंटी आकर बोल रहे होते हैं कि अपनी बहन के साथ ऐसे बात मत करो, और वैसे भी ये पुराने कपड़े हैं, रैनन आएगी तो हम उसे नए दिला देंगे। और वो लोग यहाँ पर मॉम डैड को बताने लग जाते हैं कि उस कैट को यहाँ पर डेज़ी ने ही मारा था। डेज़ी कहती है कि तुम लोग भी रैनन की बातें मान रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में लू बताता है कि हमने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है, क्या आखिर सीसीटीवी हमें कुछ और भी बता सकती है। बाद में यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। इतने में ही लू आकर उसके गले से उस नेकलेस को छीन लेता है, ये कहते हुए कि तुमने तो कहा था कि ये नेकलेस यहाँ पर रैनन ने चुरा लिया है, तो फिर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और हमें यहाँ पर उस दिन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ डेज़ी ने झूठ बोला था कि प्लीज़ मुझे नेकलेस वापस कर दो, वो मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पर रैनन सभी को समझा रही होती है कि मैंने यहाँ पर नहीं लिया, पर सभी यहाँ पर रैनन को उसे वो चीज़ वापस करने के लिए कहते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए भी बोलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आंटी भी डेज़ी पर
चिल्लाने लग जाती है। लू कहता है कि अब इस कमरे से बाहर निकल जाओ, अब ये कमरा तुम्हारा नहीं है, जिसके बाद रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, रैनन अब तक वापस नहीं आई है, हमें यहाँ उसके लिए कुछ तो करना होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर एक न्यूज़ को देखते हैं, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर रैनन के बारे में बता रही होती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिस कर रही है, प्लीज़ घर वापस आ जाओ, हम सभी से गलतियाँ हुई हैं जिसे हम सुधार लेंगे। और बाद में हम यहाँ देखते हैं कि उसके हर एक भाई ने, इवन उसके मॉम डैड ने उसके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं जो कि एकदम टॉप और हाई क्लास और लग्जरियस होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर तो डेजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि यहाँ पर अगर किसी को पता चल गया कि मैं अडॉप्टेड बेटी हूँ और वो बायोलॉजिकल है, तो यहाँ पर मुझे तो ये धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। इतने में ही यहाँ पर एक डिलीवरी पर्सन आता है। उन सभी को लग रहा होता है कि ये लेटर रैनन ने भिजवाया होगा। लिन यहाँ पर उस लेटर को पढ़ने जाता है और कहता है कि ये लेटर तो मैंने ही लिखा था, मैंने ये लेटर यहाँ पर अपने डोनर के लिए लिखा था और मैंने इसे हॉस्पिटल में दिया था ताकि वो लोग उस एड्रेस पर भिजवा दे। आप शायद से मेरे पास वापस आ गए हैं। डिलीवरी पर्सन कहता है कि नहीं, ये एड्रेस हॉस्पिटल वालों ने लिखा है और ये डोनर का ही घर है। फिर बाद में यहाँ पर लिन को रैनन की याद आती है, तो वो तुरंत ही उसके कमरे में जाकर छानबीन करने लग जाता है और फाइनली उसे वो मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाती है, जहाँ पर एग्रीमेंट पर रैनन का सिग्नेचर होता है कि रैनन ही यहाँ पर आई डोनर है। जिसके बाद में यहाँ पर लिन भागने लग जाता है, ये कहते हुए कि मुझे ये आँखें नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर रैनन के पास वापस जा रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर आंटी के पास चले जाते हैं, ये पूछते हुए कि प्लीज़ हमें रैनन के बारे में बताइए कि आखिर वो कहाँ गई है। आंटी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती, उसने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम नील डाउन करने लग जाती है, तो आंटी कहती है कि अंदर यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स होगा, उसे देखकर आपको पता चल जाएगा। और वो लोग यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स को ओपन करते हैं, जहाँ पर पेडिशन होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। आंटी तो यहाँ पर चक्कर ही खाने लगती है। लियो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर उस पेटिशन के ऊपर डेथ नोट लिखा होता है, जो कि रैनन का था। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि आखिर रैनन ने अपने डेथ सर्टिफिकेट को क्यों बनवाया होगा, वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। लेकिन अभी भी उन्हें उस इन्विजिलेटर के बारे में नहीं पता होता है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी रोते हुए आ जाती है, कहती है कि अब जाकर आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई है, जब वो बेचारी यहाँ से जा चुकी है। और यहाँ पर वो लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उसका पता बताने के लिए। इतने में ही यहाँ पर वो उन्हें एक पेन ड्राइव देती है, ये कहते हुए कि ये ड्राइव रैनन ने मुझे आप लोगों को देने के लिए बोला है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उस पेन ड्राइव को टीवी पर अटैच कर देते हैं और यहाँ पर रैनन ने जाने से पहले अपना एक आखिरी वीडियो बनाया होता है, जिसे वो सभी लोग रो रो कर देख रहे होते हैं। रैनन ने यहाँ पर सभी को एक एक करके थैंक यू बोला होता है और यहाँ पर सभी की एक एक मेमोरीज को बता रही होती है, जहाँ पर उन्होंने रैनन के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर वो उसे बोल रही होती है कि क्या करे, यहाँ पर मैं आपकी एडॉप्टेड बेटी हूँ ना, इस वजह से मुझे वो प्यार नहीं मिल सकता, डेजी को मिल रहा है। यहाँ पर वो हर एक पल को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके भाइयों ने उसे पढ़ाना लिखाना सिखाया है और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसे उनका ध्यान देने लग गए, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोग उसका ध्यान दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो रोने लग जाती है, ये बताते हुए कि मैंने यहाँ पर कोई भी गलतियाँ नहीं की है, काश आपको इन गलतियों के बारे में सब पता चल जाए कि सब कुछ मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और ये मेरी आखिरी गुड बाय होगी। अगर नेक्स्ट लाइफ में मैं एज अ ह्यूमन वापस बॉर्न होती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी होकर बॉर्न हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो वीडियो ख़त्म हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर लू डेजी को देखता है तो वो जाकर उसका गला दबाने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं और कहते हैं कि बस करो, इसमें हमारी भी गलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल गए होते हैं रैनन के डिसीज के बारे में पता लगाने के लिए और यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे। तभी सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और रैनन पर भरोसा क्यों नहीं किया गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसके साथ साथ डेजी के भी रिपोर्ट्स लेकर आए होते हैं। सभी लोग यहाँ पर रैनन के ब्लड ग्रुप को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप हम जैसा क्यों है। फिर यहाँ पर उन्हें डेजी पर शक होने लगता है। अंकल तो कहने लगते हैं कि मैंने पर ऑर्फनेज में हर एक बच्चे का ब्लड सैंपल चेक किया था, लेकिन रैनन का तो मैच तो हुआ ही नहीं था। फिर यहाँ पर वो डेजी पर शक करने लगते हैं और वो लोग यहाँ पर डेजी से मिलने के लिए चले जाते हैं, उसकी रियल आइडेंटिटी पूछने के लिए। लेकिन
यहाँ पर वो अभी भी भोले बनने का नाटक कर रही थी। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर मुझे पता चला ना कि तुम यहाँ पर कोई गंदी ट्रिक प्ले कर रही हो तो देख लेना, यहाँ पर तुम्हें सच में जेल में भेज दूंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो पागल ही हो जाती है और यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि हाँ, वो रिपोर्ट्स को मैं नहीं बदला था। आंटी यहाँ पर उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेरी रियल बेटी बता दो। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तेरी रियल बेटी तेरे बाजू में ही थी, लेकिन उसके बाद भी तुम में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। और यहाँ पर वो रैनन का नाम ले लेती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और बाद में यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि क्यों का क्या मतलब है, तुम लोग इतने अमीर हो और मुझे इतनी अमीर खानदान में आने का मौका मिले, मैं यहाँ पर लग्जरियस लाइफ जी पाऊंगी और मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस इसीलिए यहाँ पर आई थी। और वो पागल जैसे हंसने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर लूज का गला पकड़ने लग जाता है। वो कहती है कि बस इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है। याद है जिस दिन लिन यहाँ पर गिलर से टकराने वाला था वो मैंने जानबूझकर किया था, लेकिन गलती भी तो तुम्हारी है। तुमने मुझ पर भरोसा किया, ना कि रैनन पे भरोसा किया। उस दिन सीढ़ियों से मैंने उसे गिराया था, लेकिन तुम्हें लगा था कि मैं खुद ब खुद गिर गई हूँ। गलती भी तो तुम्हारी ही है ना, कि तुम्हारे घर पे अगर सीसीटीवी है तो तुम्हें उसे चेक कर लेना चाहिए था। जितनी गलती मेरी है उतनी गलती तुम्हारी भी है। और यहाँ पर वो पागलों जैसे हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे मिलकर मारने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ठान लेते हैं कि अब वो इस इंसान को मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगे। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम थोड़ी पागल तो हो ही, लेकिन तुम्हें इतने इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे कि तुम पूरी पागल हो जाओगी। और जो कुछ भी यहाँ पर हमारी बहन रैनन ने सहा है उससे कहीं ज़्यादा तुम सहने वाली हो। यहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। और बाद में यहाँ पर अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी को तो हेलुनेशन होने लग जाती है। उसे रैनन दिखाई तो देती है, लेकिन वो जाकर रैनन को हक करती है तो रैनन वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में ही आंटी आती है अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर, कहती है कि मैं इस घर के हर कोने में काम करती हूँ और मुझे हर बार रैनन की याद आती है, जहाँ पर मैं पूरे दिन बैठकर रो तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ काम भी नहीं कर सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उन्हें एक डायरी मिलती है, जहाँ पर रैनन ने अपने भाई के उस एक्सपेरिमेंटल प्लान के बारे में लिखा था कि मेरा भाई कितना ज़्यादा स्मार्ट है, देखना उसे इसके लिए ज़रूर ट्रॉफी मिलकर रहेगी और मैं उसे पूरा सपोर्ट करूँगी। लिन जब उसे पढ़ता है तो लिन के बारे में भी लिखा हुआ था कि मेरे भाई को यहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत ही जल्दी उसे दिखाई देने लग जाएगा। जहाँ पर मैंने उसके लिए वियर वाले गेम्स रखे हुए हैं ताकि वो यहाँ पर हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाए, जो कि एक नॉर्मल लोग करते हैं। उसे भी यहाँ पर नॉर्मल लगने लगे। जब यहाँ पर लू पढ़ता है तो यहाँ पर उसे उस पल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर रैनन ने बड़ी मेहनत करके उसके लिए वो पोर्स को बनाया होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लू का पेट खराब हो जाता था। लेकिन यहाँ पर डेजी आती है जो कि उसकी बुराई करने लगती है, तो फिर लू गुस्से में उसे गिरा देता है एंड वो डेजी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसे उस बात का बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है। बस ये तीनों ही नहीं बल्कि अंकल आंटी भी होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को पढ़कर रो रहे होते हैं कि यहाँ पर उसने हमें एज अ रियल पेरेंट्स माना और हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और हमने उसके साथ ये सब कुछ किया। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग ठान लेते हैं कि वो रैनन को ढूंढ कर ही रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और एकदम बच्चों जैसी हरकतें किए जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स रैनन का पोस्टर बनाते हैं और सभी को यहाँ पर बांटने लग जाते हैं ताकि यहाँ पर रैनन उन्हें मिल जाए। और यहाँ पर 3 मंथ ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रैनन का कुछ अता पता ही नहीं चलता। वो लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि गम के मारे पीने लग जाते हैं और स्मोकिंग करने लग जाते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो को एक पल याद आने लगता है जहाँ पर उसके स्टाफ ने कहा था वो जो इंसान है हमारे एक्सपेरिमेंटल में साथ देने के लिए रेडी है और वो एक ऑर्फनेज से आया है। और यहाँ पर उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर रैनन वहाँ पे हुई तो फिर सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। सभी लोगों को लग रहा होता है कि नहीं, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर स्टाफ खुश हो जाता है कि मेरे बॉस यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए हैं। वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो इंसान इस कैप्सूल में 3 महीने से है। ये सुनकर उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उस इंसान के बारे में पूछने लग जाता है। तो स्टाफ कहता है कि आपने ही तो मना किया था ना कि इस डाटा को हमें किसी को भी नहीं बताना है और प्राइवेट रखना है। तो वो कहता है कि मैं इस रूल को अभी के अभी ख़त्म कर रहा हूँ और मुझे बताओ कि अंदर है कौन। जिस पर यहाँ पर अंकल आंटी भी नील डाउन करने लग जाते हैं और रोते हुए उससे प्लीज़ करने लग जाते हैं।
तो यहाँ पर वो सभी को शांत कराता है और कहता है कि हाँ, अंदर आपकी बहन ही है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल आंटी उससे सारे के सारे प्रोसेस को अभी के अभी बंद करने के लिए बोलते हैं। लू कहता है कि मैं इस प्रोसेस को तोड़ कर रहूँगा। लियो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अंदर बैठा वॉलंटियर मर सकता है। और यहाँ पर वो सब बोलने लग जाते हैं कि ऐसा सिस्टम तुमने बनाया ही क्यों। लियो बोलने लगता है कि यही प्रोसेस का प्रोसीजर है जिसे हमें फॉलो करना होगा। बीच में अगर यहाँ पर कुछ भी होता है या कोई भी नुकसान होता है तो फिर यहाँ पर हमारी रैनन की जान भी जा सकती है, जहाँ पर हम उसकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। फिर सभी लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ली बताने लगता है कि सॉल्यूशन बस यही है कि 30 साल तक हम इंतज़ार करना होगा और अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उसके बाद ही हम यहाँ पर रैनन को देख पाएंगे, लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर मुझे माफ़ कर देना। और फिर यहाँ पर सभी लोग रोने लग जाते हैं। अंकल आंटी तो यहाँ पर दीवार को पीट रहे होते हैं, कहते हैं कि इसके बदले काश हम वहाँ पर अंदर होते। और यहाँ पर स्टाफ बताता है कि पिटीशन साइन करने से पहले मैडम ने कहा था कि उनका यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये सुनकर यहाँ पर उन्हें और भी बुरा लगता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी हर एक मोमेंट अपना वहीं पर बिता रहे होते हैं। और ऐसा करते करते यहाँ पर 30 साल गुजर जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर पता चल जाएगा कि आई रेटिना वाला चीज़ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ भी है या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर स्टाफ बोलता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल निकला। इतने में यहाँ पर रैनन बाहर निकलती है, जहाँ पर वो उन सभी लोगों को देखती है। सभी लोग यहाँ पर रैनन को देखकर बहुत खुश हो गए थे और यहाँ पर उन्हें अपने साथ घर चलने के लिए बोलती हैं। रैनन यहाँ पर खुश तो होती है, लेकिन उनसे बोलती है कि आप लोग कौन हैं, मुझे यहाँ पर अपने ऑर्फनेज जाना है जहाँ पर सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग वहीं खड़े होते हैं जहाँ वो लोग रैनन को जाते हुए देख रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने यहाँ पर रैनन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। और यहाँ पर रैनन होती है जो कि मुस्कुराते हुए अपनी न्यू जिंदगी की ओर बढ़ रही होती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यही ख़त्म हो जाता है।